हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्रिपरेशन पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इसके पहले क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट के अंदर काफ़ी लेक्चर कोर्स कर चुके हैं और इसके अंदर हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा है। जैसे पढ़ लिया वैद्युत आवेश क्या है। हमने बताया था कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ तो आप लोग बचपन से जानते हैं, कल क्लास 8 से जानते होंगे कि जो पदार्थ होता है उसका जो आंतरिक गुण है, जैसे द्रव्यमान और आवेश बताया था। जब किसी पदार्थ की हम बात करते हैं तो पदार्थ की परिभाषा ही होती है कि वे सभी वस्तुएं जिसके अंदर क्या हो, द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरती हैं उन्हें पदार्थ कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप सभी लोग जानते हैं, जैसे हमारे सामने जो भी है, ठीक है, मेज कुर्सी, ठीक है, प्लास्टिक ये पेन हो गया, डस्टर हो गया, ठीक है, जो भी कमरे के अंदर हवा, ये भी पदार्थ की एक अवस्था जिसको गैस अवस्था बोलते हैं, जल हो गया, पदार्थ की द्रव अवस्था हो गई। तो पदार्थ के बहुत सारे एग्जाम्पल, ठीक है, अपने यूनिवर्स के अंदर, अपने जो है ब्रह्मांड के अंदर चाहे तो हमको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा था कि पदार्थ के अंदर जो आवेश होता है वो पदार्थ का ही एक आंतरिक गुण होता है। फिर हमने आवेश के बारे में काफ़ी जानकारी ली थी कि आवेश का मात्रक क्या है, उसकी परिभाषा हमने देखा था। हमने आवेश की आपको दो परिभाषा बताई थी, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर परिभाषा की हम बात कर लें, आवेश किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण होता है जिसके कारण वह पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ पर या किसी अन्य पदार्थ पर वैद्युत बल आरोपित करता है। ठीक है, फिर आगे बताया था कि जो आवेश का गुण उत्पन्न होता है वो बेसिकली किससे होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है। तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ही मेनली आवेश का ही गुण उत्पन्न होता है। तो इसकी हमने परिभाषा ये भी बताई थी आपको, जो कि हमने कॉन्सेप्ट से समझाया था। देखिए, जो डेफिनेशन होती है, अगर उसको हम थोड़ा कॉन्सेप्चुअल समझ के चलेंगे तो डेफिनेशन को याद करना, उसको लर्न करना बहुत ईजी होता है। ठीक है ना। अगर उसको हम किताब से रटने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना, लेंदी हो जाएगा। और दूसरी बात, थोड़ा सा हमको, ठीक है, समझ में कम आएगा। तो जो आवेश बताया था कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण किसी पदार्थ में जो गुण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। जैसे सिंपल समझ लीजिए कि हमने दो वस्तुओं को आपस में बताया था ना, शुरुआत से बताते आ रहे हैं कि जब भी आवेश की बात करते हैं तो आवेश को लाने की एक विधि है, घर्षण विधि, जिसमें क्या करते हैं कि दो आवेश को आपस में परस्पर रगड़ते हैं या उसको फ्रिक्शन या रबिंग करते हैं, और उससे क्या होता है कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का आपस में एक्सचेंज होता है, ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है, और उससे आवेश गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण जो पदार्थ के अंदर गुण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। फिर हमने आवेश के मात्रक देखे थे, मात्रक बताया था, एमकेएस पद्धति में बताया था मात्रक, सीजीएस में बताया था। ठीक है, और उसके अलावा हम कुछ अन्य मात्रक की बात किया था, जैसे एफ कूलॉम होता है, फैराडे होता है। तो काफ़ी चर्चाएं इसके पहले हो चुकी हैं। ठीक है, अगर आप पिछले जाके वीडियोस को अगर अच्छे से वॉच करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर मिला होगा। ठीक है ना। और ये गारंटी देते हैं जितना हम पढ़ा रहे हैं इसमें, फिजिक्स में आप लोग जितना पहले से अगर क्लास 12 के अंदर पढ़े होंगे उससे आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर मिलता होगा। ठीक है, अगर आप रेगुलर वॉच कर रहे होंगे वीडियोज़ को। तो फिलहाल हम जो है कहाँ से इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, आप जानते हैं, यूनिक क्लासेस, करंज चौराहा, सराइकिल कौशाम्बी, और मेरा नाम अशफाक अहमद। एज अ फिजिक्स टीचर मैं आपको फिजिक्स की जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको रेगुलर वे में इस तरह से डिलीवर करता रहूँगा। ठीक है, और उसके साथ साथ जो भी केमिस्ट्री की वीडियोस भी होगी आपको साथ ही साथ आगे मिलेगी। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम हिंदी मीडियम के लेक्चर को जो है अपलोड कर रहे हैं, बाकी हमारा मेन जो टारगेट रहेगा इंग्लिश मीडियम पे भी रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ अब आप लोग ये बिल्कुल ना समझिएगा कि कल हम हिंदी मीडियम की वीडियोज़ को अपलोड करेंगे। जो हमारा मेन मोटिव होगा वो इंग्लिश मीडियम के ही वीडियो के लिए होगा। ठीक है, अभी स्टार्ट है, बाकी जो है आप लोग वीडियोज़ को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि जब चैनल थोड़ा सा ग्रो करेगा तो हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे जो है कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी और भी वीडियोज़ को लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही हमारे जो भी टीम है हम उनसे भी कोशिश करते हैं, जैसे हमारे बीके सर हो गए, मैथ के टीचर हैं, ठीक है, वो भी अपनी वीडियोज़ को लगातार आपको जो है लगातार चैनल के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ इंग्लिश के भी वीडियोज़ को हम उसको भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्लास 9 to 12 जो भी होगा, और उसके अलावा जो भी कम्पिटिटिव क्लास की, जो भी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी की जो है, ठीक है, प्रिपरेशन आपको अच्छे तरीके से की जाएगी अगर आप लोग रेगुलरली जो है इस चैनल पे बने रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जितने भी लोग आपके एरिया में हो, जितने भी आप लोग से, ठीक है, कांटेक्ट में हो, उनको ये, ठीक है, वीडियो को ज़रूर वहाँ तक शेयर करिए कि ताकि सभी को जो है इस बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाए और कुछ ना कुछ उनको जो है उससे मतलब फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको पहले रेस करते हैं। आज का हमारा ये टॉपिक जो रहेगा वो आवेशन की प्रक्रिया रहेगा। जो हमने आज तक पढ़ा ना, आवेश जो पढ़ा, अब ये समझते हैं कि जब किसी पदार्थ के अंदर आवेश का गुण आता है तो किस विधि से ला सकते हैं। हालांकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो अवैधुत आवेश जो किसी पदार्थ के अंदर आता है उसको हम 3 तरीके से ला सकते हैं। पहला तरीका क्या था, घर्षण विधि या फ्रिक्शन या रबिंग मेथड था। दूसरा क्या था, चालन विधि, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कंडक्शन मेथड बोलते हैं। और तीसरा होता है आवेश जो लाने की जो प्रक्रिया, जो विधि है, उसका नाम क्या है, प्रेरण विधि, और इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्शन मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो आज फिलहाल हम 2 ही विधि को कवर कर पाएंगे। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, और तीसरी विधि को हम, ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है और उसको मैं थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू डिटेल में समझना भी होगा। ठीक है, तो थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम पहले आज के जो सेशन के अंदर हम केवल 2 विधि को डिस्कस करेंगे। रबिंग मेथड मतलब घर्षण विधि की बात करेंगे, और कंडक्शन मेथड मतलब चालन विधि की बात करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, जो हमारा आज का टॉपिक क्या है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है आवेश को लाने की विधि। ठीक है ना, मतलब जो किसी भी पदार्थ पे आवेश लाएंगे उसको हम किस किस विधि से ला सकते हैं। ठीक है, क्या इसका प्रोसेस होगा, उसी को समझने की कोशिश करते हैं कि आवेश को लाने की विधि क्या क्या होगी। ठीक है ना, इसको देखो एक तरीके से हिंदी में और भी कहते हैं आवेशन प्रक्रिया, तो इसको ये भी हेडिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कि आवेशन की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, या किसी पदार्थ पर आवेश लाने की क्या क्या विधि हो सकती है। ठीक है, साथ ही साथ देखिए जो हमारा टॉपिक है इसको पढ़ने से हमारा फ़ायदा ये भी होगा कि अब तक जो हम आवेश के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, कि किसी पदार्थ के अंदर धनावेश हो सकता है, ऋणावेश हो सकता है, तो आखिर जो ये आवेश आता है ये किस तरीके से आता है, मतलब किस विधि से आ सकता है। अगर हमारा पदार्थ चालक है तो उस पर आवेश किस विधि से ला सकते हैं, अगर हमारा पदार्थ अचालक प्रकृति का है तो उस पर हम किस मतलब विधि से आवेश को ला सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग को पता ही होगा चालक क्या होता है कि जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, मतलब जिसमें करंट का या विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, उसे क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। और अचालक क्या होता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, जब उसमें हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो थोड़ा कठिनाई से होता है। तो अचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत ही मुश्किल से होता है या बहुत ही नगण्य होता है, लगभग ना के बराबर होता है। जैसे हमारे पास प्लास्टिक हो गया, ठीक है, रबर हो गया, कांच हो गया, ये सब अचालक में आते हैं। चालक में जैसे धातु वगैरह हो गया, ठीक है, जितने भी धातुएं हैं, हमारा आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, जो भी मतलब धातुएं हैं, मेटल्स हैं, ये सब किस में आती हैं, चालक में आती हैं बेसिकली। ठीक है ना, आज का जो हमारा टॉपिक यही है कि आवेश को लाने की विधि, कि किसी पदार्थ में जो भी हम चार्ज को प्रोड्यूस करते हैं, लाते हैं, उसके क्या क्या मेथड या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो आवेश को जो लाने की विधि है या इसी को जो हम बोलते हैं आवेशन प्रक्रिया। ठीक है, तो इसको जो है समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात थोड़ा सा इसको इंग्लिश में जान लीजिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, जो भी हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं तो उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं। ठीक है, या इसी को ऐसे बोल सकते हैं वेज ऑफ चार्जिंग। ठीक है, तो दो तीन तरीका इसका होता है लिखने का, वेज ऑफ चार्जिंग, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का क्या क्या वे है, क्या क्या तरीका है। ठीक है, तो देखिए इसकी परिभाषा तो सिंपल ही है कि किसी भी वस्तु पर, किसी पदार्थ पर, उसके ऊपर जब आवेश लाते हैं, चाहे धनावेश की बात करें चाहे ऋणावेश की बात करें, ठीक है, तो उसको हम किस विधि से ला सकते हैं, किस प्रक्रिया से ला सकते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू ला सकते हैं। तो जो प्रोसेस हम यहाँ पढ़ेंगे वो कुल मिला के 3 ही प्रोसेस होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे परिभाषा क्या लिखेंगे, जब भी हम किन्हीं दो पदार्थों को, अब ये पदार्थ चालक भी हो सकता है, अचालक भी हो सकता है। ठीक है, अभी आगे हम इसको क्लासीफाई कर देंगे कि चालक में हम किस विधि से आवेश को लाते हैं और अचालक के अंदर किस विधि से आवेश लाते हैं। अभी आगे हम बताएं किस विधि को प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं और किस विधि को जो है अप्रत्यक्ष विधि द्वारा आवेश को लाना बोलते हैं। ठीक है, आगे सभी कुछ डिस्कस होगा, लेकिन आप लोग अगर वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको काफ़ी जानकारी यहाँ से मिलेगी। ठीक है, आके आपके जो है सिलेबस में, आके आपके टॉपिक में हेल्प भी करेगी। तो यहाँ पे देखिए परिभाषा ये है कि जब भी हम दो पदार्थों को या दो वस्तुओं को आपस में क्या करते हैं, घर्षण करते हैं, या हम दोनों को आपस में टच करते हैं, उसको जो है हम एक दूसरे से जोड़ दें, या हम किसी एक आवेशित चालक को, चार्ज जो है चालक को एक अनावेशित चालक के पास, जिस पर कोई आवेश नहीं है पहले से, उसके पास लाएं। पहले से चार्ज जो आवेशित चालक है उसके प्रभाव कारण जो अनावेशित चालक था, जिस पर कोई चार्ज नहीं था, उस पर भी आवेश आ जाए। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस से हम आवेश को ला सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ पर जो आवेश लाने की जो विधि है उसी को क्या बोलते हैं, आवेशन की प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो आवेश को जो लाने की विधि होती है, तो जो हमारा पहला नंबर है वो है घर्षण विधि है। ठीक है, घर्षण विधि है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रबिंग या फ्रिक्शन मेथड बोलते हैं। क्लियर। सेकंड क्या होता है, वो हमारी है चालन विधि है, मतलब किसी चालक पदार्थ में हम आवेश को इस विधि से भी ला सकते हैं। इसको इंग्लिश में क्या नाम देते हैं, कंडक्शन मेथड बोलते हैं। किसी पदार्थ हम कंडक्शन मेथड के थ्रू भी आवेश को ला सकते हैं। और जो तीसरा जो हमारा लास्ट है वो क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, प्रेरण विधि है। थोड़ा सा लेंदी भी प्रोसेस होता है, थोड़ा इसमें हमको एग्जाम्पल भी, ठीक है, आपको थोड़ा सा डिटेल में देना पड़ेगा, तो इसको हम आगे जो है, ठीक है, कवर करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इंडक्शन मेथड बोलते हैं। ठीक है, इसमें चार्ज क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है, मतलब प्रेरित होता है। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखो एक शब्द लिखा है प्रेरण। ठीक, तो देखिए प्रेरणा का मतलब, जैसे सपोज कर लो कि कोई, ठीक है, क्लास की हम बात कर लें, जैसे मान लेते हैं कि कोई क्लास में बच्चा है, ठीक है, जो थोड़ा पढ़ने में तेज़ है। अब एक बच्चा थोड़ा क्लास में कमज़ोर है, ठीक है, हमने कमज़ोर वाले को थोड़ा पढ़ने वाले के साथ बैठा दिया। अब कुछ दिन के बाद जो बच्चा कमज़ोर है वो भी थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर लोग शब्द जोड़ते हैं ना कि जो इस बच्चे ने क्या किया, इस बच्चे के साथ थोड़ा रहते रहे, आपको थोड़ा सा इम्प्रूव किया
और इसके अंदर एक तरह की प्रेरणा जागी और अपने आप को इसने पढ़ाई में थोड़ा सा तेज़ कर लिया। ठीक है, जैसे मान लेते हैं जितने भी हमारे ठीक है महान लोग हैं, ठीक है, जितने भी मतलब हमारे जो है महान पूर्वज हैं, जैसे सपोज को ठीक है जैसे हमारे महात्मा गांधी हैं, अब कुछ लोग उनकी जो है विचारधारा से, उनके जो है थॉट से अपने आप को जो है ठीक है सीखते हैं, अपने मतलब प्रेरणा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो प्रेरणा शब्द है, प्रेरणा का मतलब बस ये होता है कि जब भी हम एक पदार्थ, जब भी हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु के पास लाएंगे, एक पर आवेश हो मतलब पहले से चार्ज हो, और दूसरा जो हमारे पास वस्तु हो क्या हो, अनचार्ज हो, मतलब उसमें कोई आवेश ना हो, और जैसे उसको हम उसके पास लाएंगे मतलब टच नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान देना, उसको हम बिल्कुल समीप लाएंगे, तो जिस चालक वस्तु पर आवेश नहीं होगा वो भी क्या होगा ना, उसके पास आने से उसके ऊपर आवेश आ जाएगा। इसी को बोलते हैं कि इस पर आवेश मतलब इस पर आवेश प्रेरित हो गया। ठीक है, तो इस विधि का नाम क्या देते हैं, प्रेरण विधि देते हैं। ठीक है, तो आगे इसके हम डिस्कस करेंगे, बाकी अभी आप लोग को फोकस करना है घर्षण विधि पे और चालन विधि पे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं जो हमारी आवेश लाने की पहली विधि, इसका नाम घर्षण विधि है, इस पर कैसे आवेश को लाया जाएगा। फिर डिस्कशन करेंगे जो हमारी सेकंड विधि है जिसका नाम है चालन विधि। ठीक है, इस पर आवेश कैसे लाएंगे। फिर आगे ये भी देखेंगे घर्षण विधि द्वारा हम किस प्रकार की वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, मतलब चालक या अचालक को कर सकते हैं, और चालन विधि द्वारा भी किस प्रकार की वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला भी ठीक है सीखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आवेश को लाने की जो पहली विधि इसका नाम घर्षण विधि था। ठीक है, तो देखिए इससे पहले आपको बताया था कि जब भी हम दो वस्तुओं को आपस में ठीक है रगड़ते हैं या घर्षण करते हैं, थोड़ा सा ये बुरा मतलब डिटेल है कि आखिर मतलब घर्षण करने से किसी वस्तु पर आवेश कैसे आता है, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो देखिए इस विधि के अंदर क्या होता है कि जब भी हम ठीक है किसी भी दो अचालक वस्तुओं को समझना, कि यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि हम आखिर घर्षण विधि का उपयोग किस प्रकार की वस्तुओं को जो है आवेशित करने में करेंगे। तो आंसर है अचालक वस्तु। इस विधि का उपयोग हम किस प्रकार की वस्तुओं को आवेशित करने में करेंगे, अचालक वस्तु जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ही कम होती है। ठीक है, आवेश का प्रवाह बहुत ही स्लो होता है या बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए इसको मैं लिखना कैसे है कि जब भी हम दो अचालक वस्तुओं को समझना, ठीक है, परिभाषा अपने से बना सकते हैं कि जब भी हम दो अचालक वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं या घर्षण करते हैं, ठीक है, ध्यान देना, तो घर्षण करने से क्या उनमें आपस में एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हो, उसका नाम क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हीट एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, और जो ऊर्जा जो हमारी ऊष्मीय ऊर्जा होती है ना, ये आगे चल करके आनंद ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। ठीक है, अब इसको आगे हम समझ रहे हैं कि आनंद ऊर्जा क्या होती है। देखिए थोड़ा इसके अंदर समझिएगा कि हमारे पास कोई ये पदार्थ है, तो पदार्थ के अंदर क्या होता है, कण होते हैं। ठीक है, जो पदार्थ बना होता है छोटे छोटे मतलब कणों से मिलकर बना होता है, और कण को क्या बोलते हैं, परमाणु या अणु या आयन बोलते हैं। जो कण होते हैं उस कण के अंदर तीन तरह के कण आ सकते हैं, परमाणु भी आ सकता है या अणु भी आ सकता है या आयन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समझना कि जब भी हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे या घर्षण करेंगे, ठीक है, तो उससे एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न, उसका नाम क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा होता है। और ऊष्मीय ऊर्जा से हमको मतलब एक प्रकार की ऊर्जा मिली जिसका नाम आनंद ऊर्जा होता है। और ये ऊर्जा क्या करती है कि इलेक्ट्रॉन को उसके बाह्य कोश से, देखिए जो भी कण होते हैं, कण के रूप में परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका जो भी बाहरी कोश होगा, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो परमाणु होते हैं उसके अंदर कोश होता है, पहला कोश K होता है, दूसरा कोश L होता है, तीसरा कोश M होता है, इस तरह से डॉट डॉट। ठीक है, तो जो भी उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहरी कोश से निकालने के लिए जो भी हमें न्यूनतम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है उसी को बोलते हैं आनंद ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, तो आनंद ऊर्जा क्या होती है कि हमको उसी मतलब उसमें ऊर्जा से मिलेगी, और ये ऊर्जा कहाँ से आएगी, घर्षण प्रक्रिया से आएगी। ठीक है, और इस तरह से क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन जिस पदार्थ से निकलेगा वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ जाएगी, और जहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा वहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, और वहाँ से हमको आवेश मतलब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है आवेश को लाने का घर्षण विधि से। ठीक है, कि जब भी हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो रगड़ने से क्या होगा, उसमें ऊर्जा मिलेगी, और यही ऊर्जा जो है आगे चल करके आनंद ऊर्जा के रूप में बदल जाएगी। और ये ऊर्जा ऐसी ऊर्जा होती है जो इलेक्ट्रॉन को उसके बाहरी कोश से निकालने के लिए क्या होती है, पर्याप्त होती है, और इससे हमको एक आवेश जो है मिलेगा। ठीक है, तो घर्षण विधि को मिला करके आपको समझ में आ गया होगा कि घर्षण विधि द्वारा पहली बात किस में आवेश लाते हैं, अचालक वस्तु के अंदर आवेश को लाते हैं। ठीक है, दूसरी बात जो घर्षण विधि होती है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इस प्रकार जो आवेश होता है वो दोनों वस्तुओं पे आ जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके आगे हम एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं, तो उसमें कैसे समझें कि इस पर धनावेश, इस पर ऋणावेश आएगा, उसकी बात करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में कांच लिया है, कांच की छड़ लिया है। ठीक है, और उसको हम रेशम के साथ रगड़ेंगे, समझना ध्यान से। इसमें देखिए एक लिस्ट होती है, मतलब श्रेणी होती है जिसको बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, जिसका नाम होता है ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज बोलते हैं, और हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युत श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, श्रेणी के अंदर जो भी पदार्थ ऊपर की तरफ रखे होते हैं उस पर क्या होता है, धनावेश का नेचर होता है, धनावेश का गुण उत्पन्न होता है, और जो श्रेणी में नीचे की तरफ रखे होते हैं उसमें मतलब क्या होता है कि ऋणावेश का गुण होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए जैसे केमिस्ट्री में क्या होता है ना कि इसे हमें तत्व तो पता होता है, तत्व के अंदर जैसे हमें एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं, ऑक्सीजन पता है, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 8 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या मिलेगा 2,6 मिलेगा। तो यहाँ पे हमको ठीक है गेस हो जाता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ये लेगा या इलेक्ट्रॉन को देगा। जब ये ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे 2 माइनस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे किसी भी सब्सटेंस किसी पदार्थ का नाम देख करके हमको नहीं पता लग सकता है कि कौन इलेक्ट्रॉन को देगा कौन इलेक्ट्रॉन को लेगा। जैसे देखिए कांच, हम रेशम की बात करें तो जब कांच को रेशम के साथ रगड़ते हैं तो क्या होता है, जब कांच को रेशम के साथ रगड़ते हैं तो कांच का जो इलेक्ट्रॉन होता है थोड़ा सा लूज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ये त्याग देता है। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो इस पर धनावेश का गुण आएगा और जहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर क्या आएगा, ऋणावेश आएगा, ठीक है। तो कांच और रेशम के केस में क्या होता है कि कांच की छड़ जो होती है वो धनावेशित हो जाती है और रेशम क्या होता है, ऋणावेश हो जाता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। इसका देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो इसका देखिए मैं दूसरा एग्जाम्पल ये लिया है कि अगर हमारे पास एक अंबर की छड़ है, ठीक है, और इसको हम रगड़ रहे हैं कॉटन या रुई के साथ रगड़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इस केस में क्या होता है ना, जो रुई होता है इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा से क्या होता है, अंबर की तुलना में थोड़ा से लूज होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि अंबर की तरफ, ठीक है, ट्रांसफ़र होगा, स्थानांतरित होगा। तो इस बार रुई क्या होगा, जो कॉटन हमारा ये धनावेशित, यहाँ इलेक्ट्रॉन की थोड़ा कमी हो जाएगी और जो अंबर है इस पर थोड़ा इलेक्ट्रॉन पहले से ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा ऋणावेशित हो जाएगा, ठीक है। इसका तीसरा एग्जाम्पल देखिए हमारे पास ये है कि अगर हम सपोज कर ले तो हमारे पास कोई रबर का बालून है, गुब्बारा है और इसको हम हल्का से वाल के साथ इसको हम रब कर रहे हैं, ठीक है, फ्रिक्शन कर रहे हैं। तो जो रबर होता है ना इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा से, ठीक है, ज़्यादा लूज नहीं होता है इसके कंपेयर में। तो वाल से कुछ इलेक्ट्रॉन बालून पे जाते हैं, इससे जो हमारा जो रबर का जो बालून होगा ये थोड़ा ऋणावेशित हो जाएगा और वाल क्या होगा, धनावेशित हो जाएगा। तो बालून इससे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों विपरीत आवेश हो जाएंगे, मतलब आकर्षण बल लगेगा तो बालून क्या होता है, वाल के साथ चिपक जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे, घर्षण करेंगे तो उसमें हमेशा क्या होगा ना कि एक पर धनावेश आएगा एक पर ऋणावेश आएगा, लेकिन यहाँ कन्फर्म नहीं हो पाता है कि किस पर धनावेश किस पर ऋणावेश। तो इसी के लिए आगे हमको एक सीरीज पढ़नी होती है, इसका नाम होता है स्थिर वैद्युतिकी श्रेणी बोलते हैं। तो उस श्रेणी में जो भी पदार्थ ऊपर की तरफ रखे होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन थोड़ा लूज होते हैं, ठीक है। जो नीचे रखे होते हैं वो थोड़ा से मतलब ऋणात्मक नेचर के होते हैं। तो उसमें कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सा पदार्थ ऊपर है कौन सा पदार्थ नीचे है, ठीक है। जब भी दो वस्तुओं को रगड़ेंगे तो उसमें से ये समझ में आ जाता है कि ये पदार्थ ऊपर है तो इस पर धनावेश आएगा, जो श्रेणी में नीचे उस पर क्या आएगा, ऋणावेश आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग का एग्जाम्पल हो गया घर्षण विधि द्वारा। तो बेसिकली आप लोग को इसके अंदर यही याद रखना है कि जो घर्षण विधि होती है तो ये किस प्रकार की वस्तुओं के अंदर आवेश लाने की विधि है। तो जो वस्तुएं अचालक होती है उनमें आवेश लाने की विधि है, ठीक है। और बताया कि जब भी वस्तुओं को हम रगड़ेंगे तो रगड़ने से क्या प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होगी, उसका नाम क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा है। और यही ऊर्जा क्या होती है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन उसके जो है पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को निकालने में सहायता करती है। जितना इलेक्ट्रॉन को निकालने में ऊर्जा आवश्यक होती है उसको बोलते हैं आयनन ऊर्जा बोलते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन पदार्थ से एक से दूसरे पर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज होगा, तो उस पर हमारा धनावेश की प्रवृत्ति आ जाएगी। और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए कांच से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाएगा तो यहाँ धनावेश आ जाएगा, ठीक है। इस पर इलेक्ट्रॉन जाए इस पर मतलब ऋणावेश आ जाएगा। इस केस में देखिए कॉटन से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका मतलब इस पर धनावेश आएगा इस पर ऋणावेश आएगा। यहाँ पे देखिए रबर बालून से बालून पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यहाँ पर ऋणावेश ये हो जाएगा, धनावेश ये हो जाएगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं आवेश लाने की दूसरी विधि, इसका नाम क्या है, चालन विधि, उसकी बात करते हैं। इसका उपयोग हम किस प्रकार की वस्तुओं में आवेशित करने में करेंगे। तो याद रखना कि जो वस्तुएं चालक प्रकृति की होती हैं उनमें आवेश लाना होगा तो इस विधि का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास देखिए सपोज करिए हमारे पास दो वस्तुएं हैं, ठीक है, जिसका नाम ए और बी है और ये दोनों क्या हैं, चालक हैं, ठीक है। और दोनों का आकार भी क्या है, मान के चलते हैं अभी समान है, आगे समझाएंगे कि आखिर हमने समान क्यों लिया है, ठीक है। क्योंकि अगर आकार समान नहीं लेंगे तो हम कंडीशन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ये मान लिया कि जो हमारे पास दो वस्तुएं ए और बी हैं और ये दोनों सेम साइज़ या समान आकार और समान जो है शेप के हैं, समान आकार और समान आकृति के हैं। एक पर आवेश मान लिया 20 कूलाम का है, कूलाम बताया था आवेश का मात्रक है केस पद्धति में, और दूसरे पे आवेश कितना है, 10 कूलाम का है। और ये घटना हम जोड़ने से पहले की बात कर रहे हैं कि सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये दो वस्तुएं ए और बी हैं और दोनों अलग अलग थी, इनको जो जोड़ने की पहले की बात कर रहे हैं तो इन पर आवेश एक पर 20 कूलाम ए वाले पे और दूसरे वाले पे कितना है, 10 कूलाम, ठीक है। अब इसके बाद देखिए समझिएगा ध्यान से, जैसे हम दोनों चालक को आपस में टच कर देंगे, दोनों को आपस में बिल्कुल से जो है कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, तो देखिए जोड़ने से क्या होगा, इसमें आवेश का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। और आवेश किधर से किधर की तरफ जाएगा, तो जिधर का आवेश ज़्यादा रहेगा उधर से कम की तरफ जाएगा। और ये कार्य तब तक होगा जब तक दोनों का आवेश सेम ना हो जाए।
अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास पहले था, ए पर जो जोड़ने से जो पहले आवेश Q1 था, जोड़ने के बाद कुछ कम ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा रहा होगा तो कुछ घट जाएगा। बी पर आवेश Q2 था, ठीक है, जोड़ने के बाद भी कुछ कम ज़्यादा होगा, अगर कम रहा होगा थोड़ा बढ़ जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखिए थोड़ा नाम लिखा, इसमें पहले Q1 था तो हमने थोड़ा इसमें चेंजिंग कर दिया Q1 डैश। यहाँ पे आवेश बी पर जो जोड़ने से पहले क्या था Q2 था, तो हमने थोड़ा इसमें चेंजिंग कर दिया Q2 डैश, ठीक है। लेकिन फाइनली याद रखिएगा कि दोनों का जो आवेश होगा बराबर हो जाएगा, लेकिन ये कंडीशन तभी डिफाइंड है, मतलब तभी परिभाषित है जब ये दोनों का साइज़ क्या हो, सेम हो। क्योंकि अगर साइज़ सेम नहीं लेंगे तो इनकी धारिता सेम नहीं होगी। थोड़ा सा आगे जब धारिता पढ़ाएंगे तो बात करेंगे धारिता क्या होती है, ठीक है। तो इसलिए हम समान आकार की बात कर रहे हैं। तो समझिए जब भी हम दो चालक वस्तुओं की बात करते हैं, उन पर जोड़ने से पहले कुछ भी आवेश हो, जैसे दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे, किसको हम किसी तार से जोड़ सकते हैं, दोनों को हम प्रत्यक्ष रूप से जो आपस में टच कर सकते हैं, तो उनमें क्या होगा, आवेश का स्थानांतरण होगा। और ये जो चार्ज का स्थानांतरण तब तक होगा जब तक दोनों का बराबर न हो जाए। और इसका हम कैसे निकालेंगे कि जोड़ने के बाद इस पर क्या क्या आवेश आएगा। तो ये तो पता है हमको ना कि दोनों पे आवेश बराबर होगा, लेकिन कितना होगा उसके लिए देखो छोटा सा एक फार्मूला है कि शुरुआत में जो भी आवेश रहा होगा, ठीक है, शुरुआत में जो भी आवेश रहा होगा उनका हमें औसत लेना है, एवरेज लेना है, मतलब दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देना है। तो ऐसे हम जो है जोड़ने के बाद दोनों पे आवेश निकाल सकते हैं। जो हमारे पास चालन विधि था, जिसकी सादा हम चालक वस्तुओं पे आवेश को जो है ट्रांसफ़र करते हैं, आवेश को जो है ला सकते हैं, या चालक वस्तुओं को आपस में जो है आवेशित कर सकते हैं। तो इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, इसको हम परिभाषित ऐसे करेंगे कि जब भी हम दो चालक वस्तुओं को, समझना, जब भी हम दो चालक वस्तुओं को आपस में क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से उनको हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ने से क्या होता है, उनके बीच में आवेश का ट्रांसफर होता है, आवेश का स्थानांतरण होता है, और उससे क्या होता है कि दोनों पर आवेश जो है फैल जाता है, ठीक है। अगर दोनों का आकार समान है तो दोनों पर आवेश बराबर तरीके से फैल जाएगा, और इसी विधि का नाम क्या होता है, चालन विधि होता है, ठीक है। और इसी विधि को एक नाम भी और देते हैं कि आवेश को लाने की प्रत्यक्ष विधि है, मतलब डायरेक्ट मेथड है, क्योंकि यहाँ पर जो हम चालक पे आवेश लाते हैं उन चालकों को आपस में क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, या उनको प्रत्यक्ष रूप से हम जोड़ देते हैं। इसलिए इसका नाम भी क्या रखा है, प्रत्यक्ष विधि आवेश की लाने की, ये मतलब बोली जाती है, ठीक है। दूसरी बात देखिए, इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, समझिएगा ध्यान से, कि जब भी हम किसी चालक वस्तु या चालक तार को हम किसी बैटरी या सेल की सहायता से जोड़ दें, क्योंकि बैटरी के अंदर पता होगा, आप लोगों को पहले से पढ़ा होगा कि बैटरी के अंदर 2 प्लेट होती है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होती है। जैसे सपोज करिए हमारे पास ये मार्कर है, ठीक है, हमने मार्कर की जो है एक सिरे को धन से ला के जोड़ दिया बैटरी के, अब एक को ला के उसके हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, ठीक है। तो उसमें क्या होगा ना कि आवेश का प्रवाह होगा, मतलब जैसे उसके अंदर तरह की वैद्युत धारा, मतलब करंट फ्लो हो जाएगी, लेकिन ये काम तभी होगा जब ये क्या होगा, चालक होगा। तो चालक के अंदर याद रखना कि जब भी हम चालक वस्तु को बैटरी या सेल की सहायता से जोड़ देते हैं तो उनमें आवेश का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो इस प्रक्रिया द्वारा किसी भी चालक को चालन विधि द्वारा आवेशित कर सकते हैं। कि चालन विधि का प्रयोग कहाँ करते हैं, चालक वस्तुओं को आवेशित करने में करते हैं, और इस विधि को क्या बोलते हैं, आवेश लाने की प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। इसमें दो चालक वस्तुओं को आपस में क्या करना पड़ता है, प्रत्यक्ष रूप से जोड़ना पड़ता है, और जोड़ने पर उनमें आवेश का स्थानांतरण होता है। अगर दोनों का साइज दोनों का सेम है, आकार और आकृति दोनों का बराबर है, तो दोनों में आवेश की जो मात्रा होगी ट्रांसफर होने के बाद बराबर हो जाएगी। और वो मात्रा कितनी होगी, तो Q1 डैश बराबर Q2 डैश, जितना इन पर जोड़ने से पहले आवेश था दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देना है, वही आवेश इस पर होगा। जैसे यहाँ पर देखो निकाल सकते हैं कि इस पर देखिए ए वाले पे पहले कितना था, 20 कूलाम था, और बी वाले पे कितना था, 10 कूलाम था। दोनों को जोड़ के भाग करेंगे तो 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30/2, और डिवाइड करने पे कितना आएगा, 15 कूलाम। इसका मतलब जोड़ने के बाद ए पर भी 15 कूलाम और बी पर भी 15 कूलाम। यहाँ से देखिए एक पॉइंट भी आप लोग समझ सकते हैं, तो हमने 2 चालक लिया था ए और बी, ठीक है, एक पर 20 था, दूसरे पे 10 कूलाम था। थोड़ा सुनिएगा ध्यान से, दोनों पर टोटल आवेश कितना था, 20 और 10 30 कूलाम था। जोड़ने के बाद थोड़ा आवेश कम ज़्यादा हुआ, लेकिन फाइनली दोनों का बराबर हो गया। लेकिन अब भी 15 और 15 30 कूलाम। इसका मतलब आप आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। देखिए जितना टोटल आवेश था 30, यहाँ भी 30 है, 30 से 31 हुआ ना 30 से 29 हुआ। मतलब आवेश को हम ना तो उत्पन्न किया ना तो नष्ट किया, लेकिन आवेश को हमने क्या किया है कि एक चालक से दूसरे चालक पे ट्रांसफर कर दिया है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। इसको हम एक तरीके से और भी पीछे परिभाषित किया था कि हम दोनों को अगर एक सिस्टम मान लें, निकाय मान लें, ठीक है, तो हमने वहाँ पर बताया था किसी विलगित निकाय का जो टोटल आवेश, जो कुल आवेश होता है वो क्या रहता है, सदैव नियत रहता है। देखिए जितना यहाँ पर भी था 20 और 10 30 कूलाम, उतना यहाँ पर भी है 15 और 15 30 कूलाम। ये जोड़ने से पहले है, लेकिन दोनों चालक एक ही निकाय में मान के चल रहे हैं। यहाँ भी दोनों चालक एक ही निकाय के अंदर है, जोड़ने के बाद भी है। तो यहाँ पे आपस में देखिए, आपस में आवेश का ट्रांसफर तो हो सकता है, लेकिन जितना टोटल आवेश यहाँ रहेगा उतने टोटल आवेश यहाँ रहेगा, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग की सब क्लियर हो गया होगा कि आवेश जुमले लाने की विधि पड़ी, घर्षण विधि और चालन विधि। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि घर्षण विधि द्वारा आवेश किस में लाते हैं, सामान्यतः चालक में लाते हैं, और चालन विधि द्वारा आवेश किस में लाते हैं, सामान्य रूप से चालक में लाते हैं। ठीक है, हमारे पास एक विधि और बची, इसका नाम है प्रेरण विधि। ठीक, इंडक्शन में से बचा हुआ है, और उस विधि का भी प्रयोग किसमें करते हैं, इसी चालक के अंदर आवेश को लाने में करते हैं, और उनके अंदर दो चालकों को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा नहीं जाता है, इसलिए उसका नाम पड़ा है अप्रत्यक्ष विधि। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और इसी तरह से आप लोग जो है ठीक है वीडियोस को शेयर करें। अब इसके आगे हम ठीक है एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।